हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने एमसीआरई 5 पे 2026 का एग्ज़ाम दिया है या एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2026 को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। हर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर, कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम ट्रिक्स एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप अपना एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट कर सको और कट ऑफ का भी आइडिया मिल सके। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस फ्यूचर एमसीआरई में रिपीट होने का चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एमसीआरई जो 5 है इसको हम लोग बहुत क्लियरली अब समझने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस गिवन इमेज, यानी कि जो इमेज जो यहाँ पर दिया हुआ है मैगिल फोर्सेप्स, यहाँ बता भी दिया है कि ये कौन क्या है। तो मैगिल फोर्सेप्स है इज गिवन इट यूज्ड इन, यानी कि इसका यूज्ड को सिर्फ बतलाना है। यानी एम्स जो ये 5 जो आया हुआ है सीआरई, जो यहाँ पर सीआरई 5 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको याद रखना है कि इसमें किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग अगर बहुत अच्छे से तैयारी कर रखे होंगे तो ये आप लोग बहुत आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सही आंसर को आप लोग इसमें चूज कर सकते हैं। जैसे एक में दिया हुआ है कि अडल्टशिप, यहाँ पर दिया हुआ है कि यूज्ड कहाँ करेंगे, न्यू बॉर्न बेबी में करेंगे या चाइल्ड में करेंगे, या यहाँ पर गाइडिंग्स ईटी ट्यूब इन डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि गाइडिंग करना है ईटी ट्यूब का डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। इसका ऑप्शन से ही आपको लग रहा है कि क्या इसका सही हो सकता है, लेकिन ये क्या है, मेमोरी बेस्ड है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जो हम लिए हैं, ऑप्शन में क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। आप जो एग्जाम दे करके आए हैं वहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वहाँ आप अपना ऑप्शन और इससे भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है। जितना तक याद हो सका उतना यहाँ पर रखा गया है, और जो याद नहीं हो पाया, जो मेमोरी में नहीं सेव हो पाया, वह दूसरा कोई ऑप्शन इसमें रखा गया। लेकिन ऑथेंटिक है ये, जितने भी ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ये ऑथेंटिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपको ऑप्शन से ही लग रहा है कि इसमें क्या होगा, तो आप लोग मैगिल सर के बारे में पढ़ा होगा, मैगिल फोर्सेप्स के बारे में पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, गाइड करता है। ईटी ट्यूब जो होता है डिफिकल्ट जब इंट्यूबेशन होने लगता है तो हमारा जो ग्लोटिस होता है, मान के चलिए यहाँ पर ग्लोटिस है, ग्लोटिस के ऊपर में क्या होता है, यहाँ पर एपिग्लोटिस होगा। ये आप लोग एनाटॉमी पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जब ये क्या करता है, इसको कवर करने का काम करता है, यानी ग्लोटिस को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। एपिग्लोटिस जब ये नहीं हटता है, जब इंट्यूबेशन करते हैं उस टाइम में हम लोग इससे गाइड करते हैं और उसको हटाने का काम करते हैं, या ट्यूब को गाइड करने का काम करते हैं कि ट्रेकिया में जाए, विंड पाइप में इसको भेजने का काम करते हैं, इसके लिए गाइड करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करके इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि नेक्स्ट जो अब एग्जाम होगा उससे भी हम लोग इसमें रिलेट करेंगे। उसके बाद आप इसको चूज कर सकते हैं कि आपका क्या डी है, आप अपना स्कोर भी मिला सकते हैं। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया। इसका कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ करके चलेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगा, आपको अंतिम तक देखना है। अगर इसका आपको सेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप इसका पूरा सेट ले सकते हैं। ये पार्ट 1 है, याद रखना है कि आपको ये क्या है, पार्ट 1 है। आप अगर हमारे PYQ अगर हम लोग किए थे, PYQ अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि हम 5 पार्ट्स में बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में बनाते थे। तो PYQ से भी क्वेश्चंस बहुत सारा पूछा गया है। इस बार सीआरई 5 में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको अब नेक्स्ट अगर आप लोग तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट तैयारी के लिए भी यहाँ से आप देख सकते हैं, बतौर PYQ के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए आप हम दिखाते हैं आपको फिगर के माध्यम से। जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, तो एपिग्लोटिस है, उसको क्या कर रहे हैं, हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जो एपिग्लोटिस है या ग्लोटिस का स्ट्रक्चर्स को हम लोग हटा करके फिर वहां से क्या करते हैं, ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने का काम करते हैं। ये फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या करते हैं, होल्ड करके इसको हम जो उसका मेन ट्रैक है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो 2 नंबर का हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है विच आर्टरी इज बिगिनिंग्स पल्पेट इन द गिवन इमेज, यानी इस इमेज में जो पल्पेट कर रहा है ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी का आपको नाम बतलाना है कौन सा ये आर्टरी है। तो आप लोग अगर स्काल्प का अगर एनाटॉमी पढ़े होंगे तो आपको स्कल का एनाटॉमी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा बोन कहाँ है, उसी बोन से क्या होता है तो उसका आर्टरी का नाम रखा जाता है। जैसे मैग्जिलरी आर्टरी है तो मैग्जिला बोन के आसपास होगा, आपको बोन समझ में आ रहा होगा। टेम्पेरल है तो टेम्पेरल, ऑक्सीपिटल है तो ऑक्सीपिटल,
फ्रंटल होगा, फ्रंटल में रहेगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा। ऑक्सीपिटल रहेगा तो कहाँ पीछे की तरफ रहेगा। उसके बाद टेम्पेरल है तो क्या होगा, इस साइड इसमें रहता है। मैगजिला होगा तो कहाँ पर होगा, तो इस एरिया में मैगजिला होगा। तो इस तरह से इससे हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब इसमें से अगर आंसर आपसे पूछेगा तो आप लोग को आंसर पता होगा। आप लोग इसमें से अगर टिक किए होंगे कि क्या टेम्पोरल, तो बहुत अच्छा। इसका क्या है, सही आंसर यही है कि क्या होगा, इसका टेम्पोरल होगा। यहाँ पर क्या होगा, टेम्पोरल बोन रहता है, इसीलिए टेम्पोरल आर्टरी वहीं से गुजरता है। इसमें आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, टेम्पोरल बोन जो है इसके हम लोग पल्पेट कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर पल्पेट कर रहे हैं तो टेम्पोरल आर्टरी है। तो इसका क्या होता है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होता है, ये सुपरफिशियल होता है, इसीलिए हम लोग क्या कर पाते हैं, पल्पेट कर पाते हैं। जैसे मैग्जिलरी आपको बोले तो यहाँ पर देख सकते हैं मैग्जिलरी आर्टरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑक्सीपिटल, जो ऑक्सीपिटल एरिया में जाएगा तो ऑक्सीपिटल आर्टरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सुपरफिशियल रहता है, क्या रहता है, सुपरफिशियल। और एक चीज आपको याद रखना है, इसका टेक्निक भी आपको याद रखना है कि टेक्निक्स क्या होता है। तो इसका जब भी एग्जामिनर एग्जामिन करते हैं, प्लेसिंग करते हैं हम लोग हैंड, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंडेक्स फिंगर, उसके बाद मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर्स को क्या करते हैं, यहाँ पर पल्पेट करते हैं और वर्क करते हैं कि यहाँ टेम्पल ऑफ जो एंटेरियर टू द ईयर, यानी ईयर का एंटेरियर साइड, ये जो हमारा ईयर है, ईयर का क्या होगा, तो एंटेरियर साइड। एंटेरियर मतलब आगे की तरफ। इंटीरियर कहाँ होता है, तो आगे की तरफ, ये इस ऐसे रहता है आगे की तरफ। एंटेरियर मतलब क्या होता है, आगे की तरफ। तो यहाँ पल्पेट किया जाता है। ये टेक्निक्स भी आपको याद रखना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसमें चूज अगर किए होंगे क्या, टेम्पेरल, तो आपका ये क्या होगा, सही को हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सही रहेगा, टेम्पोरल। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आप कितना इसमें सही कर पाए हैं वह भी आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट सीआरई आने वाला है उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करेंगे, कि थोड़ा आपको अंदर तक जा करके समझाने की कोशिश करेंगे, इसको एक्सप्लेन करके आपको बतलाने की कोशिश करेंगे, तो जा करके आपको समझ में आएगा। एंड आगे भी आपको ये फ्यूचर में काम आएगा, कि आगे हम लोग जो एग्जाम का तैयारी करेंगे उसके लिए भी आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया। आगे अब हम देखेंगे थर्ड में जो पूछा गया है, गिवन सेट इन दिस इमेज, यानी कि इसमें जो इमेज दिया गया है इसमें टेंसिलेक्टोमी सेट है, टेंसिलेक्टोमी सेट दिया गया है। इसी तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन ऑथेंटिक है, लेकिन इसका इमेज क्या हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है। इमेज जो परफेक्ट इमेज हम यहाँ पर नहीं लगा पाए हैं, उस जैसा वहाँ पर परफेक्ट इमेज पूछा गया है, वह थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको समझना है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर जो हम लोग स्टाइल है, अनस्टाइल है, इट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कैन बी बोथ, यानी कि इस पे जो हम लोग लगाते हैं, टेप जो लगाते हैं, इस तरह का टेप लगाते हैं, टेप को लगा देते हैं। और इसमें क्या होता है, टेप वाइट कलर का रहता है, और इसमें जब ये स्टाइल हो जाएगा तो इसमें जब भी स्टाइल हो जाएगा तो ये कैसा इसमें लाइन आ जाता है, तो इसे ब्लैक लाइन आ जाता है। ये आप लोग को पता होगा कि इस तरह से लाइन आ जाता है, जो यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से लाइन आ जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो प्लेन, इस तरह से प्लेन वहाँ पर रखा था, प्लेन डाला हुआ था, सेट में प्लेन था। इसमें हम सेट को परफेक्ट नहीं कर पाए, इस तरह से था। और जब ये आपको स्टाइल हो जाएगा, यानी कि जब ये स्टाइल होगा तो वह दिखेगा कैसा, तो बोलिएगा इस तरह से क्या होगा, वह दिखाई इस तरह से दिखाई देगा। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्टाइल, स्टाइल होगा। ये क्या होगा, नॉन स्टाइल होगा, नॉन स्टाइल होगा। तो ये आपको समझ में आएगा। ऑटोक्लेव में ये टेप को लगाया जाता है, जिसका नाम क्या है, जियोबैसिलस स्ट्रेटोथर्मोफिलस इसका होता है पूरा नाम। तो ये आपको याद रखना है कि नेक्स्ट सीआरई जब होगा, नेक्स्ट कोई भी आप एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीटीएससी हो गया, चाहे आपको PGMIR हो गया, DSSSB हो गया, इन सब में आपको पूछ सकता है। तो ये इससे आपको एम्स है, एम्स में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा डेप्थ में जाता है, लेकिन इसमें अलग पूछ सकता है। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपको क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जब ब्लैक हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लैक यानी कि ये लगा हुआ था, तो इसमें क्या था, तो ये पूरा वाइट था। तो इसको हम लोग कौन सा आंसर करेंगे, तो आप बोलिएगा कि जब व्हाइट रहेगा, जो इसका टेप रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टाइल, यानी अनस्टाइल इसको बोलेंगे। बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, अनस्टाइल इसका हो जाएगा। ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अपना कैलकुलेट भी करते हुए जाना है कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है।
लास्ट जब हम लोग 5 क्लियर कर देंगे, पार्ट 5 जब क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कट ऑफ भी हम बतलाने वाले हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है आपका सीआरई 5 का। हम दिखाएंगे आपको सीआरई 1 से लेकर के 5 को कंपेयर करके बतलाएंगे। लास्ट में हम आपको बतलाने वाले हैं, जब 5 आ जाएगा तब हर एक पार्ट में हम 20 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इनहेशनल एजेंट्स वेपोराइजर इज यूज फॉर 1 ईयर बेबी, यानी कि 1 ईयर बेबी के लिए हमको यूज करना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इनहेशनल एजेंट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इनहेशनल एजेंट्स में किसको हम कर रहे हैं, तो 1 ईयर का कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि हम लोग चाइल्ड में क्या कर रहे हैं, यूज करने वाले हैं। तो अब इसमें कौन सा यहाँ पर कलर होगा, तो अब देखिए जब 1 ईयर का बोल रहा है तो आपको तुरंत कॉन्सेप्ट पे जाना है कि इनहेशनल जो एनेस्थेटिक एजेंट्स होता है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो आप बोलिएगा सेवोफ्लोरेन होता है, आइसोफ्लोरेन होता है, हेलोथेन होता है, डेसफ्लोरेन होता है। इन सबको अभी हम लोग फिलहाल प्रेजेंट डे में यूज हो रहा है, यानी कि सेवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन का यूज होता है। तो अब इन्हीं में से आपको ना यह दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें से क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि कलर कोड अगर आप हम देखते हैं, हम अगर चाइल्ड के लिए यूज करते हैं तो सबसे अच्छा हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या होता है, तो बोलिएगा कि सेवो फ्लोरेन जो होता है वो होता है। सेवो फ्लोरेन हम लोग यूज करते हैं चाइल्ड में। जब चाइल्ड में आप लोग सेवो फ्लोरेन यूज करते हैं, यानी इन्फेंट्स हो या चाइल्ड हो, उन सब में हम लोग यूज करते हैं। 1 ईयर का है तो उस सब में आ जा रहा है, आपको इन्फेंट में भी आएगा, उसके बाद यंग में भी आ जाएगा। ये क्या करता है, तो बोलिएगा ये क्यों हम लोग यूज करते हैं, बोलिएगा इट इज नॉन पंजेंट्स, ये होता है क्या होता है, नॉन पेंजेंट्स होता है, इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ये क्या होता है, तो बोलिएगा कि इट इज नॉन पेंजेंट्स होता है। ये आपको याद रखना है कि क्या होता है, नॉन पंजेंट्स होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। एंड इसमें बोलिए प्लेजेंट्स क्या होता है, ओडोर होता है, इसका जो स्मेल होता है वो क्या होता है, प्लेजेंट्स होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, हम लोग PYQ जो करवाए थे उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था, और इसका स्मेल रहता है। उसके बाद फिर इसको यूज क्या करते हैं, तो स्मूथ इनहेशनल रहता है, इंडक्शन ये करता है, मिनिमम एयरवे एरिगेशन करता है। ये आपको याद रखना है कि क्या करता है, तो मिनिमल एयरवे एरिगेशन करता है। ये आपको याद रखना है कि मिनिमम ये क्या करता है, एयरवे को एरिगेशन करता है। एंड रेपिड वनसेट एंड रिकवरी भी ये करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेपिड क्या करता है, तो यहाँ पर रेपिड वनसेट भी होता है, एंड रेपिड क्या करता है, रिकवरी भी ये कर लेता है, रिकवरी भी करता है। इसीलिए हम लोग चाइल्ड में इसका यूज करते हैं सेवोफ्लोरेन। तो अब इसका बोलिएगा कि कलर कोड का अगर बात कीजिएगा तो येलो कलर का कौन रहता है, तो आप बोलिएगा येलो कलर में होता है सेवोफ्लोरेन। क्या होता है, तो सेवोफ्लोरेन होता है। उसके बाद पर्पल कलर के बारे में आपसे अगर पूछेगा तो बोलिएगा आइसोफ्लोरेन होता है। अगर रेड के बारे में आपसे पूछेगा तो बोलिएगा हेलोथेन होता है, ये आपको पता है। ब्लू अगर पूछेगा तो ब्लू बोलिएगा क्या होता है, डेसफ्लोरेन होता है। क्या होता है, तो डेसफ्लोरेन होता है। ये आपको क्लियर है। तो इसका जब हम लोग सेवोफ्लोरेन के चाइल्ड में यूज करते हैं तो इसका कलर कोड क्या होगा, तो येलो हो जाएगा। ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, तो आप बोलिएगा सेवोफ्लोरेन है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो आइसोफ्लोरेन है। यहाँ पर क्या है, हेलोथेन है। यहाँ पर क्या है, तो डेसफ्लोरेन है। तो ये आपको क्लियर हो गया, कलर कोड से आप समझ सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम बोल रहा है 5 में कि आइडेंटिफाई द गिवेंस इक्विपमेंट्स इन इमेज, यानी कि जो आप ये इक्विपमेंट्स देख रहे हैं इमेज में, इसका नाम क्या है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका ऑप्शन में क्या था, तो ओरोफेरिंग्स भी यहाँ पर था, वह भी आपको याद रखना। ओरोफेरिंग्स भी यहाँ पर दिया हुआ था। और यहाँ पर नेजो है, यानी गुडल्स एयरवे, ये आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये क्या है, तो ये बोलिएगा कि ये तो सर गुडल्स एयरवे है, ये तो हम लोग पढ़ रखे हैं। तो नेजो होगा, ओरो होगा, क्या होगा, नेजो फेरेंजियल एयरवे, या यहाँ पर लिखा था ओरो फेरेंजियल एयरवे। अगर ओरो था तो वह भी आपको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं।
चलिए यहाँ पर अगर गुडल्स नहीं था, ओरो था, तो वह भी सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गुडल एयरबेस स्क्वायर गिवन इक्विपमेंट्स इमेज, यानी कि इमेज ये कौन सा है, तो व्हाइट कलर का है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा है, तो व्हाइट कलर का है। तो इसका साइज भी कभी कभी पूछ सकता है, यानी नेक्स्ट में अगर आप नेक्स्ट का भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका साइज भी आपको याद रखना है। तो चलिए साइज भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर दिखा हुआ है सबसे छोटा साइज कितना होगा, 000 आपको मिलेगा, 000, यानी कि इसका साइज जो होगा कितना होगा, तो 14 mm होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर का ये होता है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, बोलिएगा 10 mm होता है। तो यहाँ पर कितना है, 40 सेंटीमीटर है, तो 40 mm है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। तो पिंक कलर का होता है। व्हाइट अभी हम लोग देखे थे ना, व्हाइट कितना है, तो 1 नंबर का ये था, कितना था 1 नंबर। अगर कहीं आपसे पूछ लेगी व्हाइट दे दे और पूछेगी कितने नंबर का ये गुडल्स एयरबे है, तब तो आप फंस जाइएगा ना। तो आपको नंबर भी इसका याद रखना है। अगर यहाँ पर कितना 17 mm का है, यानी कि 7, इसमें क्या बोल सकते हैं, तो 7 सेंटीमीटर में आप बोल सकते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, सारा को आप लोग याद कर सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6 में अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड टू गिवन इन ड्यूरिंग लेबर फॉर कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ लोअर यूट्रीन मसल्स, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो ड्रग्स यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कौन सा ड्रग का हम लोग यूज करेंगे ड्यूरिंग लेबर, यानी कि लेबर मतलब कि जब डिलीवरी होगा, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम कॉन्ट्रैक्शन में भी वो क्या करे, हेल्प करे, लोअर यूट्रीन मसल्स को क्या करता है। देखिए यूटेरस जो होता है ना, यूटेरस आप लोग इस तरह से रहता है, आप लोग देख रहे होंगे, इधर क्या होता है, सर्विक्स होता है, यहाँ पर चाइल्ड, इस तरह से चाइल्ड इसमें रहता है। तो यहाँ पर अपर साइड में रहता है। जब ड्यूरिंग होता है तो उस टाइम में क्या होता है कि जो वुमेन रहता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है, उसका जो बॉडी में एक हार्मोन्स रहता है जिसको ऑक्सीटोक्सिन बोलते हैं। ऑक्सीटोक्सिन क्या होता है, नेचुरली बॉडी में रहता है। वही यहाँ पर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा, प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो यहाँ से सर्विक्स यहाँ से क्या होगा, ओपन होगा, और यहाँ से बेबी का क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा। उसके लिए यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ड्रग का इसमें यूज करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ड्यूरिंग लेबर में अपर जो यूट्रीन होता है उसको क्या कहते हैं, सिगमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, विल द लोअर यूट्रीन सिगमेंट्स क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। ये नीचे वाला जब रिलैक्स हो जाएगा तब जाकर क्या होता है, चाइल्ड को फैसिलिटेट मिल जाता है, और वह क्या हो जाता है, जो फीटस है तो वो डिलीवर हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो उसके लिए पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ड्रग को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर तुरंत बोलिएगा कि ऑक्सीटोक्सिन। आप लोग ऑक्सीटोक्सिन अगर गायनी में अगर आप लोग वर्क किए होंगे, अगर आप गायनी ओटी में अगर आप लोग वर्क किए होंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा ऑक्सीटोक्सिन बहुत ज़्यादा में देखने को मिलता होगा। मेथडजेनिक ये भी आपको ड्रग्स देखने को मिलता होगा, लेकिन हमको ऑक्सीटोक्सिन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए किस तरह से काम करता है, ये आपको देखना है कि जो बेबी है पुश करता है अगेंस्ट सर्विक्स कॉजिंग इट स्ट्रेंथ। जब यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ देखिए ये है क्या, सर्विक्स है। अब यहाँ से चाइल्ड यूटरस में क्या हुआ, जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन जब होने लगेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प कौन करेगा, ऑक्सीटोक्सिन करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूटरस, तब ना यहाँ से फोर्स लगेगा, तो बेबी क्या होगा, इधर की तरफ पुश होगा। पुश होने में बेबी को इधर पुश होने में क्या करेगा, तो यहाँ से प्रेफर्स चाहिए, तो प्रेफर चाहिए। ये नॉर्मल डिलीवरी का बात हो रहा है, तो उसमें ये प्रेफर्स क्रिएट करता है। ऑक्सीटोक्सिन कॉजेस स्मूथ मसल्स लाइनिंग्स द यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ क्या करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने काम करता है। ब्रेन यानी यहाँ पर बोल रहा है स्टिमुलेट्स पोस्टेरियर से प्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोक्सिन, यानी प्यूटेटरी जो ग्लैंड्स होता है, रोल ऑफ ऑक्सीटोक्सिन यहाँ पर बता रहा है कि वही हमारा क्या करता है, तो रिलीज करता है ऑक्सीटोक्सिन को। एंड यहाँ पर स्ट्रेचिंग्स ऑफ सर्विक्स कॉजिंग नर्व इम्पल्स टू बी सेंड द ब्रेन, यानी ब्रेन तक भेजता है, और वह क्या करता है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेबी पुश हो जाता है बाहर की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीटोक्सिन का यहाँ पर यूज करते हैं। आई होप ये आपको अब तक बहुत क्लियर हो गया होगा। 7 में अगर हम लोग देखते हैं तो 7 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लेजर सर्जरी, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि लेजर जो सर्जरी होता है वह करेक्ट इसमें है या नहीं।
वो आपको पूछना है, बताना है इसमें से जो है लेजर, इसमें क्या करेक्ट होगा वो आपको इसमें बतलाना है। 7 नंबर का जो हम क्वेश्चंस को जो दिखा रहे हैं, इसका बहुत सारा क्वेश्चंस मिला था, उसमें से इसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं। इसका जो क्वेश्चंस लगभग सेम था, सिर्फ ऑप्शन में क्या था, इसका चेंजेबल देखने को मिलता था, लेकिन हमको परफेक्ट जो इसका ऑप्शन लगा, यही ऑप्शन लगा, तो हम ये ऑप्शंस का यूज कर लिए हैं। तो अब यहाँ से देखिए, प्रोटेक्टिव्स लेजर्स स्पेसिफिक्स आई वेयर मस्ट बी वर्न्स बाय द ऑल पर्सनल्स इन द ऑपरेटिंग रूम, यानी कि हम लोग जो ऑपरेटिंग रूम में बोल रहा है आई वेयर्स को पहनना है। लेजर्स जब भी यूज होता है तो प्रोटेक्टिव हम लोग आई वेयर जब यहाँ पर यूज किया, तो इसका मतलब क्या है, तो हमारा जो यहाँ पर लेजर लाइट है वो आई को क्या कर सकता है, तो डैमेज कर सकता है, आई को कोई इफेक्ट्स ले आ सकता है, इसीलिए इसका बात कर रहा है। तो लेजर लाइट्स का यहाँ पर बात किया, लेजर लाइट कैन बी यूज्ड ओनली ऑप्थेल्मिक सर्जरी, यानी यहाँ ये चीज भी बोल दिया है, दो ठो ऑप्शन आपको देखने को मिला, ऑप्थेल्मिक यानी आई में ही सिर्फ इसका यूज होता है, तो ये भी आपको देखना। ऑर्डिनरली स्पेक्टेड प्रोवाइड्स, यानी कि जो हम ऑर्डिनरी क्या करते हैं, रिक्वेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेजर बीम, यानी हम लोग ऑर्डिनरी कोई भी स्पेक्ट्रल्स यानी कोई भी गोगल वगैरह का यूज कर लेंगे, तो ये बोल रहा है तो ये आप नहीं कर सकते। यानी लेजर बीम के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा इरिगेट करके अंदर की तरफ चले जाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं, आई को प्रोटेक्ट करना होता है, तो हम लोग ऑर्डिनरी नहीं यहाँ यूज करते हैं, तो सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेजर सर्जरी डज नॉट रिक्वायर्स एनी स्पेशल सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी सेफ्टी हमको बरतना है जब भी लेजर सर्जरी करते हैं, उस टाइम में आई को प्रोटेक्ट करना होता है, तो डी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बचा ए एंड बी। अगर ए एंड बी में देखते हैं तो बोल रहा लेजर कैन बी यूज ओनली फॉर ऑप्थेल्मिक, ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ ऑप्थेल्मिक ही में यूज नहीं होता लेजर लाइट का, लेजर सर्जरी और भी डिपार्टमेंट्स में होता है। जैसे आपको सीधा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप जनरल सर्जरी में ही चलिए, जनरल अगर सर्जरी में आप जाते हैं 1 से 2 हो गया, तो अब ये बी ऑप्शन तो गलत कर देते हैं। देखिए अब कैसे होता है, जब फिस्टूला होता है ना, जब फिस्टूला का सर्जरी होता है उस टाइम में लेजर से हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ का जो टिश्यू होता है उसको क्या करते हैं, तो कोगुलेट कर देते हैं, या उसको क्यूटराइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वह ट्रैक को क्या करता है, वहाँ का जो गंदा रहता है, जो ट्रैक बन जाता है, साइनस ट्रैक बनता है, उसको क्या करते हैं, तो वहाँ का टिश्यू को पूरा क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। तो आप समझ में आ गया, तो सिर्फ ऑप्थेल्मिक में नहीं यूज होता, इसीलिए हम इसका ए को सही मान रहे। प्रोटेक्टिव से लेजर्स स्पेसिफिक्स आई वेयर्स मस्ट बी वर्न, यानी कि हमको आई वेयर को पहनना, प्रोटेक्ट करना है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका कोई और होगा ऑप्शन, तो हमारा कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, उसको हम पिन कर देंगे, तो और सारा स्टूडेंट्स को वो क्या हो सकेगा, हेल्प मिल सकेगा, जो फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा है उसको भी हेल्प मिलेगा, और जो प्रेजेंट में अपना स्कोर को कैलकुलेट कर रहा है उसको भी हेल्प मिलेगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसको पिन भी कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं इसको, लेजर जो रेसिस्टेंस ट्रेकियल ट्यूब, ये हम क्यों रखे हैं, तो ये हो सकता है फ्यूचर में पूछ सकता है, इसीलिए इसको हम लोग रखे हैं कि आपको जो रेसिस्टेंस जो होता है, ये ट्रेकियल ट्यूब होता है, जब माउथ का सर्जरी वगैरह करना होता है तो उस टाइम में जब हम लोग पेशेंट्स को जीए पर लेंगे, तो ये ट्यूब क्या होता है, जो रेसिस्टेंस होता है, लेजर क्या करता है, इसको जला नहीं पाता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, इसको लीकेज नहीं कर पाता, इसीलिए ये ट्यूब का यूज कर। इसका जो नाम है मेलिंग क्रॉट्स लेजर ट्यूब बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। एयर टाइट स्टेनलेस स्टील ट्यूब ये रहता है, फ्लेक्सिबल भी रहता है, अनकर्व्ड विथ 2 कर्व्ड, यानी एक अनकर्व्ड भी आपको यहाँ देखने को मिलता होगा, यहाँ पर 2 कर्व्ड भी यहाँ पर देखने को मिला होगा। जब भी लेजर लाइट होता है तो उस टाइम में आई को कवर करना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि यहाँ पे आई को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, कॉर्निया को डैमेज कर सकता है, या रेटिना को ये डैमेज कर सकता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं। ये आपको अब तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गोगल का प्रयोग करना पड़ता है, जब भी लेजर लाइट पड़ता है तो गोगल का प्रयोग करते हैं। ये आपको अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्लियर भी आपको हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर में, देखते हैं करेक्ट ऑर्डर्स फॉर पार्ट प्रिपरेशन इन सर्जरी, यानी कि इसका करेक्ट ऑर्डर देखने को बोलता है। पार्ट जो प्रिपरेशन करते हैं, पार्ट प्रिपरेशन का मतलब क्या है, तो जहां हम लोग सर्जरी करने वाले हैं, जिस एरिया में सर्जरी होने वाला है उस एरिया का क्या करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन, पार्ट प्रिपरेशन को सजेस्ट करते हैं। तो वह क्या होता है, तो उसका आपको क्या करना है, तो करेक्ट ऑर्डर को बतलाना है।
तो आपको सबसे पहले क्या बोलते हैं, शेविंग करना होता है। तो शेविंग करना है तो ये क्लियर है कि जो पार्ट्स है वहाँ पर क्या करना पड़ता है, तो शेविंग करना पड़ता है। ये सबको क्लियर होगा कि फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो बोलिएगा कि फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो शेविंग कर होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो शेविंग, यहाँ पर पार्ट का क्या होता है, शेविंग होता है। तो ये क्लियर है कि फर्स्ट हम लोग शेविंग को प्रोवाइड्स करेंगे, इसका जो ऑर्डर है। तो शेविंग में यहाँ पर अगर देखते हैं सी एंड डी, ये दोनों गलत हो जा रहा है। पहले हमको क्या चाहिए था, तो यहाँ पर शेविंग। तो अब दो ऑप्शन बचा, दो ऑप्शन में पहले बीटाडीन होगा या पहले एस्पिरिट होगा। अब इसको आपको समझाना है। तो जब हम लोग शेविंग करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, बोलिएगा कि यहाँ पर जो होता है, तो हेयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। हेयर को क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। उसके बाद जब हेयर को रिमूव करेंगे तो आप क्या बोलिएगा, तो वहाँ पर स्किन को क्लीन करना है। उसके बाद प्रिवेंस करना पड़ता है, जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए प्रिवेंशन हम लोग डालते हैं। तो अब सेकेंड में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड में क्या होगा, उसके बाद थर्ड में क्या होगा, तो ये आपको बतलाना है। जब हेयर को हटाए तो अब वहाँ पर क्या करेंगे, तो हम स्किन क्लीन करेंगे। स्किन क्लीन का मतलब क्या है कि स्पिरिट देंगे या बीटाडीन देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर बीटाडीन देंगे और उसके बाद फिर स्पिरिट देंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, तो स्पिरिट देंगे। यही आपका ऑप्शन सही होने वाला है, याद रखिएगा, स्पिरिट देंगे। उसके बाद स्पिरिट का क्या मेन काम होता है, और उसके बाद फिर बोलिएगा कि बेटा जो डीन है वो लगाएंगे, तो बीटाडीन। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो स्पिरिट क्या करता है, तो आप यहाँ कॉन्सेप्ट से समझिए। तो स्किन को क्या करते हैं, तो स्किन को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। क्या करने के लिए, क्लीन के यूज करते हैं। एंड प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शंस, किससे, बीटाडीन से क्या करते हैं, तो इन्फेक्शंस प्रिवेंट करते हैं। वही काम में यूज होता है। तो इसका सही अगर हम लोग ऑर्डर देखते हैं तो सही ऑर्डर इसमें क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा इसका सही ऑर्डर हो जाएगा बी। ये आपको देख लेना, आपको मिला लेना है कि ये सही आंसर इसका बी होने वाला है। आप अपना कट ऑफ से आप मिला सकते हैं। आप जो इसमें कौन सा आंसर आप करके आए हैं वो आप इसमें मिला सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए 9 में हम लोग देखेंगे कि फास्ट क्लियरेंस इज सीन विथ, यानी कि इसमें बोला फास्ट क्लियरेंस, इसमें क्या होने वाला है, सीन हम लोग देखने को क्या मिल सकता है। तो अब इसमें आपको बताना है डेस्फ्लोरेन है। इसमें एक चीज और याद रखना है कि कई स्टूडेंट जो भेजा है तो उसमें यहाँ पर ऑप्शंस में दे रहा है कि ईथर, यहाँ पर डेस्फ्लोरेन की जगह पर क्या था, तो ईथर था। तो ये हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि ईथर जब भी था तो इसका सटीक आंसर अगर हम देने के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर डेस्फ्लोरेन ही आ जाता है, कि डेस्फ्लोरेन होता है सबसे सटीक इसका आंसर होता है। अगर आपको डेस्फ्लोरेन वहाँ पर नहीं था, जब डेस्फ्लोरेन नहीं होगा तो उस टाइम में अगर ये ऑप्शन, हम इतना ऑप्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इसका डेस्फ्लोरेन क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा। अगर डेस्फ्लोरेन के जगह पर अगर ईथर होगा तो इसका आंसर चेंज हो सकता है। तो इसका अगर आंसर तब चेंज करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, तो सेवोफ्लोरेन, तब इसका आंसर बी हो जाएगा। ये आपको क्लियर रखना है। तो आपको कमेंट्स करना है कि इसमें क्या था, ईथर था या डेस्फ्लोरेन था। क्योंकि अब जब यूट्यूब पे आप अगर देख रहे हैं तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक हो गए, तो आपको अगर किसी को अगर याद है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपका भी आंसर को हम क्या करेंगे, पिन कर देंगे। तो वह क्या होगा, हर एक को यहाँ से फायदा मिल सकेगा, हेल्प मिल सकेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ईथर को यहाँ से हटा रहे हैं, हम सिर्फ डेस्फ्लोरेन को रख रहे हैं। अगर ईथर, डेस्फ्लोरेन के जगह पर अगर ईथर होगा तो वहाँ पर सेवोफ्लोरेंस यहाँ पर हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए वह भी आपको बताते हैं कि डेस्फ्लोरेन ही क्यों होगा, चाहे सेवोफ्लोरेन ही क्यों होगा। तो अब यहाँ से हम आपको समझा देते हैं कि कैसे ये होने वाला है। जब बोला है क्लियरेंस के बारे में, यहाँ पर बोल रहा है क्लियरेंस का शब्द को आपको समझाना है कि जब क्लियरेंस के बारे में आपसे पूछा गया है तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है। क्लियरेंस जब ऐसे ये पूछ लिया है तो क्लियरेंस को आपको याद रखना है। क्लियरेंस का मतलब क्या है कि बॉडी में जो हमारा गया है डेस्फ्लोरेन, जो गया है, इनहेल किए हैं लंग्स के द्वारा, जब क्या हुआ लंग्स के द्वारा ब्लड में गया, ब्लड से पूरा बॉडी में फैला, अब उसको कैसे बाहर निकलेगा, तो बोलिएगा कि एलिमिनेशन होता है। यानी क्या होगा, तो एलिमिनेशन यहाँ पर होता है, एलिमिनेशन होता है या बाहर की तरफ निकलता है। तो यह क्लियरेंस, इसी को हम लोग क्लियरेंस बोल सकते हैं। तो अगर इसका हम लोग देखते हैं क्लियरेंस के बारे में, अगर जब बात किया हुआ है तो अगर इसका डाटा हम लोग निकालते हैं, जब हेलोथेन के बारे में आप बात कीजिएगा, यानी कि
ब्लड गैस सोल्यूबिलिटी जो होता है वो आपको देखना है कि इसमें सोल्यूबिलिटी क्या होता है। जब आप लोग हेलोथेन के बारे में बात कीजिएगा, हेलोथेन होता है, हेलोथेन कितना होता है तो 2.25 से क्या करता है, एलिमिनेट करता है। यहाँ पर ये आपको याद रख लेना है, यहाँ पर लिख लीजिए कि ब्लड गैस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज, यानी कि डिक्रीज यहाँ पर दिखाते हैं हम स्पीड फास्ट, यानी कि यहाँ पर फास्ट हम लिख देते हैं, स्पीड फास्ट लिख दिए। तो ऊपर से इस तरह से हम दिखाएंगे आपको, सबसे ज़्यादा इसमें ये है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा तो हेलोथेन के बाद क्या होगा तो आइसो होगा। आइसो में कितना 1.3 होता सोल्यूबिलिटी। उसके बाद अगर सेबो का बात कीजिएगा, सेबो की बात कीजिएगा तो यहाँ पर 0.63 होता है। एंड डेस का बात अगर कीजिएगा तो डेस का बात कीजिएगा तो 0.42 होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसीलिए अगर डेस को यहाँ पर रखते हैं तो बहुत जल्दी क्लियरेंस हो जाएगा। इसका क्या है जो ब्लड गैस सोल्यूबिलिटी है इसका बहुत कम है, इसलिए ये हो जाएगा। वही जगह पर अगर इथर रहेगा, इथर अगर इस जगह पर आ जाएगा तो उस टाइम में हमारा क्या हो जाएगा तो सेवोफ्लोरेन हो जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं। आगे आपको भी ये याद रखना है और ये समझना। ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते थे। आपका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम आंसर करने का कोशिश कर रहे थे। चलिए आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका रेंज को आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले इस तरह से डेस फ्लोरेन हो जाएगा। उसके बाद डेस के बाद क्या होगा तो बोलिएगा कि सेबो हो जाएगा। एलिमिनेट करने यानी कि क्लियरेंस करने में सबसे आगे कौन रहेगा तो डेस फ्लोरेन रहेगा। उसके बाद क्या होगा सेबो रहेगा। उसके बाद फिर बोलिएगा क्या होगा तो आइसो होगा। आइसो के बाद अगर फिर पूछेगा तो क्या होगा तो हेलो होगा। ये आपको याद रखना है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अब देखेंगे 10 में एग जो होता है एग बेस्ड इंडक्शन एजेंट्स, यानी एग बेस्ड जब इंडक्शन एजेंट का बात करेगा तो आप लोग को कितने बार हम पढ़ा रखे हैं कि एग बेस्ड जब पूछेगा तो आप लोग ये भी जान लेंगे इस तरह से अगर कोई वाइल है, इसमें क्या है इस तरह से वाइल है, ये ड्रग का वाइल है। ड्रग का जब वाइल है तो इसमें अगर वाइट रहेगा यानी कि यहाँ पर क्या होगा ये वाइट अगर रहेगा, पूरा ड्रग्स वाइट रहता है, इसको क्या बोलते हैं तो बोलिएगा कि प्रोपोफोल रहता है, या इसको क्या बोलते हैं प्रोपोफोल रहता है। कितना इजी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फिर भी आप लोग को कंफ्यूजन होता है। तो इसमें प्रोपोफोल होता है। एक बेस जो होता है ये भी क्या होता है प्रोपोफोल ही आपको बोलना है। तो एक जब प्रोपोफोल होता है तो उसमें क्या क्या रहता है तो उसका अगर कंपोजिशन आप देखिएगा तो कि उसमें रहता है एक नंबर में सबसे पहले हम बोलेंगे कि सोया रहता है, यानी कि सोया बीन ऑयल रहता है। फिर सेकेंड्स में बोलिएगा क्या रहता है तो एग जो होता है एग का थिन होता है। उसके बाद लेचिंग भी बोल सकते हैं, लेचिंग होता है, एग लेचिंग होता है। उसके बाद क्या होता है ग्लाइसरोल होता है, ग्लाइसरोल होता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, ग्लाइसरोल होता है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं एंड हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप एम्स का तैयारी कर रहे हैं, एम्स सीआरई का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारा हम वीडियोज को अपलोड कर रखे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एग लेक्चिंग लिखा हुआ है तो ये इसीलिए आ गया, प्रोपोफोल में आ गया। तो एग लेक्चिंग के बारे में आपको जब भी बोला जाएगा तो वह क्या होता है जब यहाँ पर आप लोग देखिएगा एग है, यहाँ पे इस तरह से क्या होता है एग होता है। एग रुकिए, एग ऐसे नहीं बनता है, इस तरह से क्या होता है एग रहता है। एग का बीच में इस तरह से क्या होगा तो यहाँ पर बोलिएगा यहाँ पर येलो येलो पार्ट्स होता है, साइड में क्या होता है वाइट वाइट पार्ट होता है, ये बीच में येलो पार्ट्स होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एग लेक्चिंग, इसी में रहता है, यानी योल्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं तो योल्क बोलते हैं, योल्किन बोलते हैं। उसके बाद इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं एग लेक्चिंग बोल सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोपोफोल ही क्यों होगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 में बात करते हैं। EtCO2 ग्राफ शो सडनली जीरो, यानी EtCO2 अगर PYQ में आप लोग देखते हैं, PYQ अगर आप हमारा सारा देखे होंगे तो उसमें EtCO2 से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले भी पूछा गया, इस बार भी देखिए पूछा गया, तो आगे भी पूछ सकता है। इसीलिए आपको EtCO2 का बहुत अच्छे से समझना है। हम सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। अभी हमारा सर्किट जो होता है ब्रीडिंग
सर्किट वह स्टार्ट हो गया है। ब्रीदिंग सर्किट के बारे में अगर आपको जानना है तो वह जाकर के देख सकते हैं। ब्रीदिंग सर्किट से भी क्वेश्चन पूछा है, इस साल भी पूछा है, वह हम लोग आगे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बताएंगे, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए आप इसको हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। इट इज CO2 ग्राफ्स जो है शो, बोल रहा है सडनली जीरो, या क्या हो रहा है, सडनली यहाँ पर जीरो हो गया, सडनली जीरो हो गया। व्हाट्स कुड बी द रीजन, यानी क्या इसका रीजन हो सकता है कि तुरंत ये सडनली जीरो हो गया। तो अब सडनली जब ड्रॉप होता है इट इज CO2, तो अब इसमें क्या हो सकता है, तो दो तीन रीजन हो सकता है, ऐसा नहीं एक ही रीजन हो सकता है। तो बोलिए क्या क्या हो सकता है, तो बोलिए ET ट्यूब क्या होता है, डिस्कनेक्शन भी हो सकता है। अब मान के चलिए कैसे होता है, आप लोग अगर ग्राफ याद होगा तो ग्राफ इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, तो ET CO2 रहता है, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर बोलिए टाइम रहता है। ग्राफ इस तरह से क्या होता है, तो ग्राफ इस तरह से बनता है, ऐसे ही ना ग्राफ बनता है। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, यहाँ पर 60 लिखा हुआ है। ये किस में रहेगा, तो बोलिएगा कि MMHG में रहता है, MMHG में ये रहता है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब डिस्कनेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो फ्लैट लाइन हो जाएगा। ये जो आपको बनते हुए जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, तो फ्लैट लाइन, इस तरह से पूरा फ्लैट लाइन देखने को मिल सकता है, ऐसे फ्लैट लाइन देखने को मिल सकता है। डिस्कनेक्शन होगा तब तो यहाँ पर क्या हो, सेवरल लाइंस एग्जॉस्टेड हो जाएगा, ये तो इससे कोई रिलेट नहीं कर रहा है। सर्किट लीक हो सकता है, तो ये हो सकता है। पेशेंट सर्किट डिस्कनेक्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो अब यहाँ पर सर्किट डिस्कनेक्शन सबसे परफेक्ट आंसर इसमें क्या आ रहा है, तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो इसमें क्या क्या कहानी हो सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कहानी 3-4 कहानी हम इसमें लिख सकते हैं कि ये हो सकता है। तो मेन तो हमको आंसर इसका मिल गया है कि पेशेंट्स क्या हो सकता है, सर्किट डिस्कनेक्ट हो सकता है। जब सर्किट डिस्कनेक्ट होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा है पेशेंट, वह आईवे नहीं करेगा, हमारा एनालाइजर के पास CO2 एनालाइजर के पास आईवे नहीं करेगा, तो वहां पर क्या होगा, ग्राफ नहीं दिखाएगा, तो वह फ्लैट लाइन दिखाने लगेगा। ये क्लियर हो गया। तो सडनली यहाँ पर आप जीरो आपको क्लियर हो गया, ये क्लियर है। इसमें और 2-3 काम हो सकता है। ET ट्यूब डिस्कनेक्शन, ये तो आपको ये देखिए इसी से रिलेट अगर आप लोग करते हैं, ET ट्यूब क्या होगा, डिस्कनेक्ट अगर हो जाएगा, डिस्कनेक्शन अगर होगा तो उस टाइम में भी फ्लैट लाइन हो सकता है। मान के चलिए सर्किट डिस्कनेक्ट हुआ, ये भी हो सकता है। कैप्नोग्राफी जो सैम्पलिंग जो लाइन होता है, कैप्नोग्राफी अगर सैम्पलिंग जो लाइन होता है, ट्यूब जो इस तरह से जाता है, हमारा मान के लिए ये सर्किट है, यहाँ पर मास्क है, यहाँ पर पेशेंट इंड है, तो यहाँ पर लगा हुआ रहता है ना ट्यूब, तो वह ट्यूब भी क्या हो सकता है, सैम्पलिंग ट्यूब जो लाइन होता है वह भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। एंड एसोफेगल इंट्यूबेशन, ये थोड़ा अलग हो गया, चाहे यहाँ सडनली हो रहा है तो हमारा इंट्यूबेट है पेशेंट, तब जाकर के सडनली हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कभी ये भी पूछ लेगा कि एसोफेगल जब इंट्यूबेशन रहेगा तो वह भी हो सकता है। तो इसमें सडनली नहीं आपको देखने को मिलेगा, जब हम लोग इंट्यूबेट करेंगे तभी नहीं आपको देखने को मिलेगा कि एसोफेगल में क्या हुआ, इंट्यूबेट हो गया तो पेशेंट, तो उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एवे नहीं करेगा, तो उस टाइम में भी हो सकता है। तो ये हो सकता है। सडनली जब बात करेगा तो ये 2 ऑप्शंस आपको परफेक्ट आ सकता है इस तरह से। आई होप ये क्लियर हो गया कि 6 इसका आंसर क्यों आया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 12 में अगर देखते हैं तो विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आर्टियल कैनुला, यानी कि आर्टियल जो कैनुला है इसमें इनकरेक्ट का बात कर रहा है, यानी करेक्ट का बात नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट का बात कर रहा है। आर्टियल कैनुला रिगार्डिंग क्या होता है, हम लोग लगाने क्या क्या मेन पर्पस होता है, तो बोलिएगा यूज फॉर टेकिंग सैंपल्स, यानी कि आर्टियल। हाँ, तो ये हो सकता है हम लोग ABG के लिए सैंपलिंग करते हैं, रेडियल आर्टरी पे एलन टेस्ट वगैरह करके करते हैं। ये लोग तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरह से करते हैं। तो आर्टियल ब्लीडिंग्स हम लोग सैंपलिंग्स ABG करवाते हैं, ये हो सकता है। ABG के लिए आर्टियल ब्लड गैस एनालाइज के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये हो सकता है। उसके बाद यूज फॉर गिविंग मेडिकेशन, यानी कि इसमें मेडिकेशंस के बारे में अगर जब बात करेगा तो मेडिकेशंस की बात करेगा तो मेडिकेशन, देखिए आर्टियल लाइन में वैसे हम लोग मेडिकेशन नहीं देते हैं, लेकिन मेडिकेशन कब हम लोग देते हैं, केमोथेरेपी जब करते हैं ना, केमोथेरेपी जब होता है तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, तो यूज करते हैं आर्टियल को करते नहीं, तो हम लोग वेन का जितना भी मेडिसिन होता है कहाँ जाता है, वेन में जाता है, आर्टरी में यूज इसलिए नहीं देते, वह स्पाज होने का चांस रहता है।
एंजियोग्राफी, आप रेडियो डिपार्टमेंट्स में आप लोग देख रहे होंगे कि एंजियोग्राफी होता है, एंजियोग्राफी होता है तो उस टाइम में भी दे सकता है, लेकिन एंजियोग्राफी में हम लोग वेन से भी दे करके क्या कहते हैं पूरा बॉडी सर्कुलेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मेन इसमें मेडिकेशन भी यहाँ पर हो सकता है इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। कंटिन्यूस फ्लशिंग यहाँ पर बोला है, कंटिन्यूस अगर फ्लशिंग का बात कर रहे हैं तो क्या कंटिन्यूस फ्लशिंग होगा, जब आर्टरी में हम लोग जाते हैं तो देखियो आर्टरी में एक होता है ब्लड क्लोटिंग का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस जो होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं तो बोलिएगा कि हेपरिन का यूज करते हैं, क्या करते हैं तो हेपरिन का यूज करते हैं, क्या करते हैं तो यहाँ पर फ्लश करते हैं, हेपरिन का फ्लश करते हैं तो वहाँ पर जो भी क्लोट रहता है वो क्लोट को प्रिवेंट कर देता है, क्लोट फॉर्मेशन को तोड़ देता है। तो यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू फ्लशिंग यहाँ पर लिख रहा है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन फ्लशिंग हम लोग वहाँ पर करते हैं। यूज फॉर मॉनिटरिंग, ये तो परफेक्ट है, मॉनिटरिंग के लिए हम लोग करते हैं। तो बोलिए क्या मॉनिटरिंग के लिए करते हैं, तो हम लोग इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं किए हैं कि जो हम लोग इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं करते थे, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होता है कि नहीं होता है, बोलिएगा यहाँ होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा सी में ही क्या है इसमें लग सकता है इसका कि सी इसका ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें फ्लशिंग बोला लेकिन कंटिन्यू जो लग गया है इसका ऑप्शन में, इसीलिए इसका सी आंसर हो सकता है। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सी इसका क्यों होता है, इसमें आपको सी ही आंसर को चूज करके रखना है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13 में अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज अनपेयर्ड कार्टिलेज, यानी अनपेयर्ड कार्टिलेज, तो यहाँ पर लिखा है तो ये क्लियर है कि अनपेयर मतलब कि सिंगल, यानी कि सिर्फ जो पेयर मतलब क्या होता है दो गो होगा, अनपेयर मतलब एक गो सिंगल होगा। तो यहाँ पर सिंगल कार्टिलेज कौन कौन होगा, तो एरिथ्रोनाइट्स यहाँ पर बोल रहा है, कॉर्निकोलेट्स होगा या क्यूनिफॉर्म्स होगा या क्रिक्वाइड्स होगा। तो ये सारा कार्टिलेज के बारे में अगर आप एनाटॉमी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कार्टिलेज कहाँ से पूछा गया है। तो बोलिएगा ये कार्टिलेज पूछा गया है कहाँ से, एयरवे का जो हमारा होता है एयरवे से पूछा गया है। जो लेरिंग्स होता है लेरिंग्स से ये लेरिंग्स से पूछा गया है, लेरिंग्स से ये पूछा गया है। तो लेरिंग्स का ये एनाटॉमी से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप लोग को ये पता होगा कि इसमें सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी सही होगा। क्या है क्रिक्वाइड्स जो होता है इसमें से तीनों में से क्रिक्वाइड्स जो होता है यही अनपेयर होता है, सिंगल यहाँ पे कार्टिलेज होता है। चलिए इसको भी आप लोग को बता देते हैं, आगे भी पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, जो लेरिंग्स है इसका कार्टिलेज को समझिए, कार्टिलेजस स्केलेटन, द लेरिंजियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 9 कार्टिलेज, ये याद कर रखना है कितना रहता है, तो 9 कार्टिलेज रहता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट में सारी में, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये भी आपको याद रखना है कि 9 कार्टिलेज यहाँ पर होता है। सिंगल यानी अनपेयर जो कार्टिलेज होता है वह क्या होता है, थायराइड्स होता है। थायराइड्स आपको कार्टिलेज यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, थायराइड कार्टिलेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये एंटेरियर और लेटरल व्यू है, यहाँ पोस्टेरियर व्यू है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्रिक्वाइड्स, जो क्रिक्वाइड्स प्रेशर हम लोग दे करके क्रिक्वाइड्स इंट्यूबेशंस के लिए भी बहुत यूज करते थे, वहाँ पर क्रिक्वाइड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये भी सिंगल रहता है। एंड एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कौन, जो ग्लोटिस के ऊपर में रहता है उसी एपिग्लोटिस बोलते हैं, तो वह कार्टिलेज भी आपको देखने को मिलेगा। अनपेयर में क्या क्या होता है, तो एरिथ्रोनाइड्स रहता है, एरिथ्रोनाइड्स जो होता है मान के लिए एपिग्लोटिस, यहाँ पर एपिग्लोटिस है हाई साइड में, यहाँ पर क्या होता है तो यहीं पर रहता है एरिथ्रोनाइड्स रहता है। एरिथ्रोनाइड्स के बारे में यहाँ पर दिखाया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एरिथ्रोनाइड्स जो होता है ना यही एपिग्लोटिस के साइड्स में यहाँ पर रहता है, इस एरिया में यहाँ पे रहता है। ग्लोटिस का एनाटॉमी अच्छे से देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर कॉर्निकुलेट्स जो है, कॉर्निकुलेट्स के बारे में आपको अगर देखते हैं, कॉर्निकुलेट्स ट्यूबरकल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी एरिया में रहता है। एंड क्यूनिफॉर्म्स जो होता है, क्यूनिफॉर्म्स भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कितना होता है, तो बोलिएगा कि 6 टाइप्स का होता है। 6 टाइप्स का हमको अब तक समझ में आ गया 6 में, और इसका पेयर करते तो कितना हो जाता है 9, यहाँ पर हो जाता है 9 कार्टिलेज यहाँ पे होता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। लेरिंग्स का कितना होता है, तो 9 कार्टिलेज होता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर 14 का बात कीजिएगा, व्हाट इज द डिफिनिट्स मेथड्स टू चेक करेक्ट प्लेसमेंट्स ऑफ यूटी ट्यूब, ये क्वेश्चंस आपको
PYQ में भी देखने को मिला होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको याद रखना प्लेसमेंट्स कैसे हम लोग कौन सा मेथड्स का यूज करके पता करते हैं, तो ये आपको पता करना है कि डेफिनेटिव मेथड्स कौन सा है। जो बेड साइड हम लोग यूज करते हैं, ओटी के अंदर में बेड साइड हम लोग यूज करते हैं, वैसे तो आप एक्सरे से भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा मेथड्स है, स्कल टेस्ट करके भी करते हैं, लेकिन यहाँ उसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग ट्राई करेंगे। ए में बोल रहा है ATCO2 शोइंग फ्लैट लाइन, यहाँ पर फ्लैट लाइन दे रहा है। तो फ्लैट लाइन अगर होगा तो आप लोग जान रहे हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, चाहे एसोफेगस में जा सकता है, या ट्यूब क्या हो सकता है, डिस्कनेक्ट हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो ये नहीं इसमें होगा। उसके ETCO2 शोइंग्स रेक्टेंगुलर ग्राफ्स पैटर्न्स विदाउट वेपर इन ET ट्यूब, यानी रेक्टेंगुलर ग्राफ तो बनता है, ये तो हम लोग को पता है कि केपनोग्राफी का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, तो ये रेक्टेंगुलर ग्राफ बनता है, ये क्लियर है। लेकिन पैटर्न विदाउट वेपर यहाँ पर बोल रहा है। वेपर अगर आप लोग ET ट्यूब को देखिएगा, जब पेशेंट इंट्यूबेट था तभी उसका ET ट्यूब को देखिएगा, तो उसका ET ट्यूब में आपको वेपर देखने को मिलेगा, वेपर बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा उसके। तो ये भी आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला ETCO2 शोइंग्स रेक्टेंगुलर ग्राफ पैटर्न्स विथ वेपर इन ET ट्यूब, यानी कि ये सही आंसर हो सकता है। एंड इसमें बायलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन एंड पॉजिटिव ब्रीथ साउंड ऑन एक्सकल्टेशन, ये भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर गोल्डन अगर बात कीजिएगा तो यही इसमें होने वाला ग्राफ का ETCO2 ग्राफ भी है, और यहाँ पर पैटर्न भी शो कर रहा है, उसके बाद उसका वेपर को भी बात कर रहा है, इसीलिए सी होगा। डी भी आपका हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्कल्टेट करके भी बेड साइड स्कल्टेट करके भी पता करते हैं। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ये जो अभी सी वाला जो आप लोग देखते हैं ना, ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, तो गोल्ड स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। कब बेड साइड जब रहता है ना, डेफिनेटिव करने के लिए बेस्ट मेथड्स होता है, ये आपको याद रखना है कि गोल्ड स्टैंडर्ड्स मेथड्स होता है कब, तो बेड साइड, ये याद रखना है कि बेड साइड मतलब कि जो ओटी टेबल साइड, इसको हम लोग परफेक्ट मानते हैं। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे 15 में। अगर बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस, यानी कि इसमें लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस के बारे में पूछ रहा है। तो आप बोलिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी आता है लिक्विड में, एयर नहीं आता है, तो ये कट गया। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस भी आता है, हीलियम ये नहीं आता है। तो दो ऑप्शन आपके पास आ गया। तो नाइट्रस ऑक्साइड मेनली यूज होता है, ये आपको याद रखना है कि सी होता है। हम लोग रिमोट एरिया में जब जाते हैं तब जाकर के ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जिसका सही आंसर सी आपका होने वाला है। एक चीज और इसमें आपको याद रखना है, अगर नाइट्रस ऑक्साइड का बात कीजिएगा ना, तो जिस तरह से अगर आप देखते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अगर 1 ml क्या होता था, 1 ml अगर 1 ml ऑफ लिक्विड O2 अगर रहता था, तो अकॉर्डिंग टू अजय यादव वहाँ पर आपको 840 ml देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आपको कई बुक्स में इसको कितना 860 ml भी देखने को मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता है, जिसमें कन्फ्यूजन रहता है। हर एक बुक में हर एक डाटा को दिखाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछ सकता। नाइट्रस ऑक्साइड में भी अलग अलग डाटा देखने को मिलता है। कहीं आपको 540 ml देखने को मिलेगा, यानी कि 1 ml ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में रहेगा उस टाइम में, या आपको और देखने को मिल सकता है 670 ml भी देखने को मिलता है। तो ये कन्फ्यूजन का चीज़ है, तो इसको आप लोग को नहीं देखना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप लोग इस तरह से याद अगर करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत कम है, 1% भी चांस नहीं है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया कि इसका नाइट्रस ऑक्साइड्स रहेगा किसमें, तो लिक्विफाइड्स में जो रहेगा कंप्रेस्ड गैस कौन रहेगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 16 में, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑटोक्लेव, यानी इसका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको देखना है कि इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इसमें से कौन होगा जो क्या करेगा, ऑटोक्लेव के रिगार्डिंग्स बात करेगा। ऑटोक्लेव के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि स्टरलाइजेशन का फिजिकल मेथड्स में आता है, फिजिकल मेथड्स में क्या आता है, तो ऑटोक्लेव आता है। ये सब बहुत अच्छे से आप लोग जान लें। तो स्टेटमेंट के चलिए इसको पढ़ते। इट इज इकोनॉमिकल एंड सेफ मेथड फॉर स्टरलाइजेशन, यानी यहाँ पर इनकरेक्ट बोल रहा है, तो ये आपको याद रखना है। इनकरेक्ट जब बोलेगा तो वह आपको ध्यान में रखना है।
तो इनको बोल रहा है, तो ये सेफ हो सकता है, काहे कि इकोनॉमिकली हम लोग बहुत इसका यूज करते हैं, यानी कि इसका यूज मेनली हम लोग अभी भी यूटी में सेफली यूज करते हैं। ये स्टरलाइजेशन में इकोनॉमिकली अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार मशीन लगता है उसमें हम लोग ऑटो क्लेप करते हैं, सिर्फ उसका मेंटेनेंस वगैरह का ज़रूरत पड़ता है, वाटर का वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है, तो स्ट्रीम बनाने के लिए तो वाटर तो हम लोग इजीली मिल जाता है। इकोनॉमिकली ये है, ये आपको क्लियर है कि ये क्या है, इकोनॉमिकली ये है। उसके बाद अगर बी में हम लोग बात करते हैं, तो बी में बोल रहा है डज नॉट रिड्यूस द लाइट्स ट्रांसमिशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप है। इसमें क्या बोल रहा है, डज नॉट रिड्यूस द लाइट्स ट्रांसमिशन ऑफ फाइब्रो ऑप्टिक्स लेरिंगोस्कोप ऑन रिपीटेड यूज टू ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन। यहाँ पर लेरिंगो फाइबर ऑप्टिक का बात कर लिया, फिर लेरिंगोस्कोप का बात कर लिया, फिर ऑटोक्लेव का बात कर लिया। तो ये क्वेश्चंस में बहुत सारा क्या है, कंफ्यूजन यहाँ पर आ सकता है। करेक्ट इसमें ए है, गलत क्या है इसमें बी है। एंड सी का अगर स्टेटमेंट्स को देखते हैं, इट यूज 134 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये हम लोग यूज करते हैं, ये भी हम लोग ऑटोक्लेव में यूज करते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो टाइम कम लगता है, अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो टाइम बढ़ता है, तो ये हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद अगर डी का बात कीजिएगा तो यूटिलाइज मॉइस्ट हीट, यानी मॉइस्ट हीट तो हम लोग इसमें यूज करते हैं, ये तो फॉर्म और सेचुरेटेड स्ट्रीम्स अंडर प्रेशर ये भी करते हैं, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर इसमें क्या होगा, तो बोलिएगा इसका सही आंसर इसमें इनकरेक्ट जो बोला है, तो इसमें इनकरेक्ट का अगर बात कीजिएगा तो इसका बी इनकरेक्ट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। अगर आप बी इसको टिक किए होंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17 का अगर बात करते हैं, तो इनहेशनल एजेंट्स आर यूज्ड फॉर, इनहेशनल एजेंट्स जो है इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो आप लोग बोलिएगा इनहेशनल, जब एनेस्थेटिक एजेंट का आप लोग बात कीजिए, मसल रिलैक्सेंट है, बोलिएगा भाई साहब ये मसल रिलैक्सेंट हो ही नहीं सकता है। मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया ये हो सकता है, एनाल्जेसिक ये भी हो सकता है, एमनेसिया ये भी हो सकता है, मसल रिलैक्सेंट तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि यूज क्या हम लोग करते हैं, इनहेशनल का मेन यूज क्या होता है, तो एनाल्जेसिक प्राइमरी अगर यूज कीजिएगा तो प्राइमरी इसका यूज क्या होता है, तो प्राइमरी अगर हम लोग बात कीजिएगा तो प्राइमरी यूज होता है मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस के लिए हम लोग प्राइमरी यूज करते हैं। जो एनेस्थेसिया होता है मेंटेन करने के लिए हम लोग इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स का यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। एनाल्जेसिक हो गया, एमनेसिया, ये सब तो इफेक्ट्स लाता है, ये इफेक्ट्स लाता है, लेकिन प्राइमरी हम लोग यूज जो करते हैं वो मेंटेनेंस के लिए करते हैं। जो जनरल एनेस्थेसिया को मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं, मेंटेनेंस एनेस्थेसिया। चलिए ये क्लियर हो गया कि बी इसका सही आंसर होगा। ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 18 की अगर बात कीजिएगा, लिग्नोकेन जेली इज नॉट यूज फॉर, लिग्नोकेन जेली आप लोग देख रहे होंगे कि लिग्नोकेन जेली इस तरह से पोच में आता है, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। कब कब यूज करते हैं, फोलिक कैथेटर यूज करने के लिए, यानी फोलिक कैथेटर यूज जब भी फोलिक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, जिसको हम लोग यूरिन कैथेटर बोलते हैं पास करने के लिए, तो उसके लिए यूज होता है। तो ये आपको यूज इसका सही यूज होता है। राइस ट्यूब, हाँ राइस ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। लुब्रिकेंट्स लाता है उसमें यूज होता है। सेंट्रल लाइन इंसर्शन ये अब तक हम लोग नहीं देखे हैं। ईटी ट्यूब के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसका यूज कहाँ पर नहीं करते हैं, तो बोलिएगा कि हम लोग सी में सेंट्रल लाइन इंसर्शन में हम लोग इसका यूज नहीं करते। सेंट्रल लाइन जब हम लोग डालते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कैनुलेट्स करते हैं, उसके बाद गाइड वायर डालते हैं, उसके बाद हम लोग सेंट्रल लाइन वगैरह को डालते हैं। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका करेक्ट क्या होगा, यहाँ पर नॉट यूज्ड बोल रहा है, तो इसीलिए इसका सी अगर आप लोग किए होंगे तो ये सही आपका आंसर होने वाला। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 19 में अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग्स ड्रग्स शुड बी गिवन इन पेशेंट्स ऑफ LSCS ड्रॉप्ड BP 18/46, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो गया है इसका BP पेशेंट्स का। पेशेंट्स क्या LSCS पे है, यानी कि लोअर सिगमेंट सिजेरियन सक्शन इसका होने वाला है। उस टाइम में इसका BP क्या होने लगा है, गिरने लगा है। BP इसका बहुत कम हो गया है। BP क्या हो गया है, तो इसका 18/46 mmHg कब, ड्यूरिंग कब, LSCS। जब LSCS हो रहा है तो अब तो ये भी आपको याद रखना है, जब LSCS हो रहा है तो यहाँ पर और क्या हो सकता है, तो बोल सकते हैं अंडर
स्पाइनल एनेस्थेसिया गया होगा, पेशेंट्स को क्या गया होगा, तो अंडर स्पाइनल एनेस्थेसिया में पेशेंट जरूर होगा। ड्यूरिंग एलएससीएस क्या होगा, अंडर स्पाइनल एनेस्थेसिया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर स्पाइनल एनेस्थेसिया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ एनेस्थेसिया आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जब स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या हमको देखने को मिलता है, इसका साइड इफेक्ट्स। तो आप तुरंत बोलिएगा कि इसका सबसे कॉमन अगर साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है तो हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। तो क्या पेशेंट कहाँ जाएगा, तो हाइपोटेंशन में पेशेंट्स जाएगा। तो जो हाइपोटेंशन में जाएगा तो यहाँ पर क्या है, तो वही तो है, हाइपोटेंशन ही में तो पेशेंट्स को इंडिकेट्स कर रहा है, क्या इंडिकेट्स कर रहा है कि हाइपोटेंशन में पेशेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है, हाइपोटेंशन में पेशेंट्स है। तो अब यहाँ पर हम कौन सा ड्रग का यूज करेंगे, तो वह आपको अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ड्रग का आप यूज कीजिएगा। एड्रेनलिन का यूज कीजिएगा, एफेड्रीन का यूज कीजिएगा, एट्रोपिन का कीजिएगा, नोर एड्रेनलिन का कीजिए। नोरेट जो है, नोरेट का भी हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। उसके बाद एट्रोपिन का यूज कब करते हैं, जब ब्रेडिकार्डियम पेशेंट चले जाता है उसमें करते हैं। एड्रेनलिन का यूज कब करते हैं, जब कार्डियक अरेस्ट होता है, चाहे एनाफ्लेक्टिक शॉक होता है, उस टाइम में करते हैं। तो ये भी नहीं होगा, इसमें एट्रोपिन नहीं होगा, नोर है। उसके बाद एफेड्रीन है। तो इसका राइट आंसर आप बी इसका कीजिएगा, एफेड्रीन इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। एफेड्रीन का क्या क्या फाइनल है, इसमें नॉन एड्रेनलिन भी क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है, लेकिन इसका परफेक्ट क्या होगा, एड्रेनलिन इसका होगा। चलिए बताते हैं इसका क्यों एड्रेनलिन परफेक्ट होगा, वो आपको अब जानना है। देखिए इंक्रीज ये क्या करेगा, तो इंक्रीज यहाँ पर इंक्रीज कर देगा किसको, तो बीपी को ये इंक्रीज करेगा। और ये क्या करेगा, तो इंक्रीज करेगा किसको, तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। एंड क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट को भी ये क्या करेगा, तो बढ़ाएगा। कार्डियक आउटपुट को क्या करेगा, ये बढ़ाने के इंक्रीज करने का काम करेगा। ये करेगा मेंटेन करेगा यूट्रो प्लेसेंटल जो ब्लड फ्लो होता है उसको मेंटेन करता है। मेन पर्पस मेरा यही है, इसीलिए इसका एफेड्रीन का यूज करते, नहीं तो नोरेट का भी हम लोग यूज कर सकते थे। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटेन करता है क्या है। तो यहाँ पर लिखिएगा मेंटेन हमारा जो करता है, मेंटेन करता है यूटेरो प्लेसेंटल जो ब्लड होता है, ब्लड फ्लो उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है। जो प्लेसेंटा और चाइल्ड के बीच में जो रहता है इसका ब्लड का फ्लो, उसी को मेंटेन करने का काम करता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इसमें एक और क्वेश्चन आपको बन गया है कि जब स्पाइनल एनेस्थेसिया आ जाता है सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है हाइपोटेंशन होता है। और हाइपोटेंशन क्यों होता है, तो बोलिएगा कि क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा वेसल जो होता है वह डायलेट हो जाता है। जब डायलेट होगा तो वह क्या करता है, तो रिड्यूस हो जाता है। वेनस जो रिटर्न होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। जो वेसल्स डायलेट होता है तो ब्लड उधरे रुक जाता है, हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह का कंडीशन देखने को मिल सकता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट हम इसमें इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रोपिवाकेन इज यूज फॉर, रोपिवाकेन का यूज हम लोग क्या करते हैं, रोपिवाकेन जब भी आपको दिखेगा तो आप तुरंत इसको बोलिएगा रोपिवाकेन क्या है, तो बोलिएगा एक लोकल एनेस्थेसिया है। ये क्या है, एक एनेस्थेसिया, एक लोकल एनेस्थेसिया है। उसमें भी इसका 2 ग्रुप होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि इसका कितना ग्रुप होता है, तो 2 ग्रुप होता है। एक होता है एमिनो अमाइड, एक होता है एमिनो स्टर होता है। क्या होता है, तो बोलिएगा एक होता है एमिनो अमाइड, एक होता है एमिनो स्टर। दोनों में क्या था, तो अमाइड्स जब भी रहेगा, अमाइड्स में क्या होता है, तो डबल आई रहता है लगा हुआ, डबल क्या रहता है, तो आई यहाँ पर लगा हुआ रहता है। और इसमें स्टर में क्या होता है, तो सिंगल, यहाँ पर क्या होता है, सिंगल क्या होता है, आई होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पहले भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये चीज होता है, तो ये क्लियर है। तो ये क्या है, तो बोलिएगा लॉन्ग एक्टिंग एमिनो अमाइड लोकल एनेस्थेसिया, ये है। ये क्लियर है। मसल रिलैक्सेंट ये तो इसमें नहीं होगा। उसके बाद अगर बोले एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, ये हो सकता है। जनरल एनेस्थेसिया इंडक्शन में इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। कॉन्शियस सीडेशन में इसका यूज नहीं करते। सीडेशन में मिडाजोलम वगैरह का यूज करते हैं। जनरल एनेस्थेसिया में प्रोपोफोल हो गया, केटामिन हो गया, ये सब का यूज करते हैं। एपिड्यूरल के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, तो रोपिवाकेन
चेन का करते हैं। आई होप ये अब तक आपको ये पार्ट 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पार्ट 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। पार्ट 2 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 आपको 20 क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करवाएंगे और आप इससे मिला सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, आप कितना आपको क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए हैं, और कट ऑफ के ऊपर भी हम लोग लास्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पार्ट 2 भी आप जरूर देखिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हम ये वीडियो का मेन पर्पस था कि जो बिगिनर है, बिगिनर को भी, उसके बाद जो एग्जाम दे रखे हैं उसके लिए भी, जो फ्यूचर में एग्जाम देगा उसके लिए भी, तीनों के लिए हम ये क्वेश्चन उसको सॉल्व करवाए हैं। ये वीडियो ये पर्पस से हम बनाए हैं। तो आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।